हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ आईएएस। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन एंड दिस इज द टॉपिक व्हिच इज इन लाइमलाइट। ना अगेन पॉलिटी से यहाँ पर ये जो टॉपिक है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल फॉर योर मेंस। सो बेसिकली हम यहाँ पर क्या कोशिश करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन है क्या, वहां से स्टार्ट करेंगे एंड इवेंचुअली इसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड कैसे ये पीवाईक्यू से लिंक किया जाएगा इसको भी हम देखेंगे। सो यहाँ पर हम जज करेंगे 2017 का क्वेश्चन, इलेक्शन कमीशन से क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड इवेंचुअली 2017 के मेंस में भी साइमल्टेनियस इलेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। सो अगेन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, इसीलिए हम इसको डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो द टॉपिक इज टुवर्ड्स वन नेशन वन इलेक्शन। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वन नेशन वन इलेक्शन का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, यहाँ पर कैबिनेट ने भी इसको अप्रूवल दे दी है। ना एज यू नो ये किसकी कमिटी, किसी रिकमेंडेशंस के तहत बनी थी? इट वाज फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की रिकमेंडेशंस के तहत ये कमिटी बनाई गई थी एंड उन्होंने ये रिकमेंडेशंस दी हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को 2 फेजेस में फेज आउट कर देना चाहिए एंड साइमल्टेनियस इलेक्शंस की तरफ मूव आउट करना चाहिए, राइट? सो आप देख सकते हैं इसके बहुत सारे रेपरकशंस हैं। एज आई टोल्ड यू, हर एक एस्पेक्ट के यहाँ पर पॉजिटिव्स और डिसएडवांटेजेस दोनों ही होते हैं। तो पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल विद द फैक्ट्स, ठीक है? क्योंकि फैक्ट्स जब तक नहीं है तब तक आप मेंस प्रॉपर्ली लिख नहीं पाएंगे। तो इस टॉपिक को हम दोनों ही एस्पेक्ट से कवर करेंगे, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्री इंडिपेंडेंस कॉन्टेक्स्ट क्या रहा है, पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या रहा है एंड इवेंचुअली वी विल सी प्रेजेंट टाइम्स में आपको क्या देखने को मिल रहा है। सो अगर हम प्री इंडिपेंडेंस कॉन्सेप्ट की अगर बात करते हैं तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको कॉलोनियल लेगेसी से देखने को मिलता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आपको इलेक्टोरल सिस्टम एक तरह से रेगुलराइज होता हुआ दिखा। सो यहाँ पर अलाइंड इलेक्शंस थे, हम ये नहीं कह सकते हैं कि रेगुलराइज थे, फ्रैगमेंटेड आपको देखने को मिले, लेकिन हाँ वहां पर साइमल्टेनियस इलेक्शंस आपको देखने को मिलते थे, राइट? नेक्स्ट ऐसे ही पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो एज आई टोल्ड यू 1952 टू 67 आपको देखने को मिले हैं साइमल्टेनियस इलेक्शंस। मतलब जब लोकसभा के इलेक्शंस हुए हैं तभी आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस भी देखने को मिले हैं। तो उस टाइम सिंक्रोनाइजेशन थी, कब से कब तक? 1952 से लेकर 1967 तक, ठीक है? तो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस यहाँ पर सिंक्रोनाइज्ड इलेक्शंस रखे गए थे लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए, और इसकी कंटिन्यूएशन आपको देखने को मिलती है 1967 तक। तो एक तरह से आप कह सकते हैं जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी थी उसको इंश्योर करके रखा गया है, ठीक है? तो पोस्ट इंडिपेंडेंस कब तक रहे हैं? 1952 से लेकर 1967 तक सिंक्रोनाइज्ड इलेक्शंस देखने को मिले हैं आपको लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। ना प्रीलिम्स के लिए यही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? तो आपसे प्री इंडिपेंडेंस भी पूछ सकते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस भी पूछ सकते हैं। ना डिसरप्शन कब से कब तक हुई? आपको 1968 टू 69 देखने को मिलता है। सो प्री मैच्योर डिसोल्यूशन कुछ स्टेट असेंबलीज की हुई जिसमें आपको हरियाणा, केरला देखने को मिलते हैं। 1970 में अर्ली डिसोल्यूशन हो जाती है लोकसभा की, जिसकी वजह से ये जो साइमल्टेनियस कैरेक्टर है वो एक्चुअली में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है? सो इट लेड टू सेपरेट इलेक्शन साइकिल्स। तो अब सेपरेट इलेक्शन साइकिल्स चलने शुरू हो गए क्योंकि लोकसभा भी प्रीमैच्योर डिसॉल्व हो गई थी और कुछ स्टेट असेंबलीज भी आपको प्रीमैच्योरली डिसॉल्व होती हुई दिखी, जिसकी वजह से ये जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस हैं ये अब फुलफिल नहीं हो पा रहे थे, ठीक है? सो आप देख सकते हैं 1968-69 में डिसरप्शन होती है ना। यहाँ पर अब नई अगर हम प्रेजेंट टाइम्स की बात करते हैं तो यहाँ पर अटेम्प्ट किया गया है कि हम रिविजिट करें वन नेशन वन इलेक्शन। तो लॉ कमीशन की रिपोर्ट की भी अगर बात करते हैं 1999 की, तो यहाँ पर इन्होंने भी एडवोकेट किया था कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, मतलब साइमल्टेनियस इलेक्शंस होल्ड होने चाहिए लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। ऐसे ही पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो कि 2015 में बनाई जाती है, वहां पर भी हाईलाइट किए थे बेनिफिट्स ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। एंड नीति आयोग की रिपोर्ट अगर हम 2017 की बात करते हैं तो वहां पर भी हाईलाइट किया है, एक तरह से रोड मैप बनाया है कि कैसे हम वन नेशन वन इलेक्शन को री इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सारी जो रिकमेंडेशंस हैं, चाहे अभी जो कमिटी बनाई गई है फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के तहत, उन्होंने भी रेकमेंड किया है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। एंड प्रायरली अगर हम लॉ कमीशन रिपोर्ट की बात करते हैं, चाहे नीति आयोग की रिपोर्ट की बात करते हैं, चाहे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की बात करते हैं, तीनों ने ही यहाँ पर रिकमेंडेशन दी है वन नेशन वन इलेक्शन की, साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बेनिफिट्स की, ठीक है? सो अगेन यहाँ पर आपको बैकिंग मिल जाएगी ना। फॉर एग्जांपल इफ यू आर राइटिंग अ मेंस क्वेश्चन, अब अगर मेंस क्वेश्चन लिख रहे हो तो आपको अगर आप ये बैकिंग दे देंगे
कि हाँ इन जो कमिटीज हैं इन्होंने भी रेकमेंड किया है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए, तो एक तरह से आपको एडवांटेज पोजीशन मिल जाएगी, आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे, राइट? सो दिस इज अटेम्प्ट्स टू रिविजिट वन नेशन वन इलेक्शन। नाउ वील अंडरस्टैंड क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, हम दोनों को रीड करने की कोशिश करेंगे विद द फैक्ट्स, ठीक है, जिससे कि आपका मेंस भी प्रिपेयर हो जाए। सो की बेनिफिट्स की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है और जो पॉलिसी पैरालिसिस आपको देखने को मिलता है ना, वो आपको एक तरह से कह सकते हैं स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है, अगर प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन हो जाती है तो उसकी वजह से जो आपकी नेशनल पार्टीज हैं स्पेशली, वो हमेशा इलेक्शन मोड में ही रहती हैं। जैसे ही लोकसभा के इलेक्शंस खत्म होते हैं वैसे कोई स्टेट असेंबली के इलेक्शंस आ जाते हैं, तो हर टाइम ऐसा लगता है कि इट इज ऑन दी टोज। तो जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, जो पॉलिसी की फॉर्मुलेशन करी जाती है, उसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट ही नहीं किया जाता। तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या देखने को मिलेगा कि स्ट्रीमलाइन हो जाएगी हमारी गवर्नेंस और पॉलिसी पैरालिसिस को रिड्यूस किया जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एमसीसी जो लगाया जाता है, जिसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है ना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब लगाया जाता है, जैसे ही इलेक्शंस को अनाउंस किया जाता है और तब तक लगा रहता है जब तक इलेक्शंस के रिजल्ट्स नहीं आ जाते, ठीक है। तो एमसीसी की वजह से क्या है, डिसरप्शंस आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर आप बैकिंग भी कर सकते हैं, एग्जांपल देख सकते हैं 24 की प्रोजेक्ट्स स्टॉल्ड इन गाजियाबाद ड्यू टू एमसीसी रिस्ट्रिक्शंस। तो 24 ऐसे की प्रोजेक्ट्स हैं जो गाजियाबाद में रोके गए हैं, क्यों? क्योंकि एमसीसी लगा हुआ है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको पॉलिसी पैरालिसिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या हो सकता है, रिडक्शन इन इलेक्टोरल कॉस्ट्स। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो कॉस्टिंग है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं एग्जांपल है 55,000 करोड़ स्पेंट इन 2019 लोकसभा इलेक्शंस। एस्टिमेटेड सेविंग्स जो है वो अप्रोक्सीमेटली 7,500 टू 12,000 करोड़ की सेविंग आपको देखने को मिलेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये पैसा बचेगा, ये पैसा हम कहां पर लगा सकते हैं, वेलफेयर एक्टिविटीज में, है ना। तो बेसिकली हम यहां से कॉस्टिंग को रिड्यूस कर सकते हैं अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे। नेक्स्ट एडवांटेज देख लेते हैं, आपको वोटर एंगेजमेंट टर्नआउट रेशियो जिसको कहा जाता है, वोटर टर्नआउट रेशियो, वो भी आपको परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि एक तरह से वोटर फटीक जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि नहीं तो वोटर्स को लगता है यार अभी तो लोकसभा के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया था, अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के आ गए, अब जाने की जरूरत ही नहीं है। तो वो जो वोटर फटीग है, जिससे वोटर थक जाता है, वो एक्चुअली में रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज एस्टिमेटेड कि जो टर्नआउट है वो 5 से 10% बूस्ट होगी। तो एग्जांपल आप देख सकते हैं 65.79% टर्नआउट इन 2024 लोकसभा इलेक्शंस, यहाँ पर आपको टर्नआउट रेशियो देखने को मिली है। कर्टेलमेंट ऑफ इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस, अब जो माल प्रैक्टिसेस की जाती हैं, जैसे आप देख सकते हैं वोट बाइंग या मिसयूज ऑफ स्टेट रिसोर्सेज किया जाता है, या फोकस्ड ओवरसाइट इलेक्शन कमीशन का देखने को मिलता है, तो वहां पर आप देख सकते हैं जो इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस हैं ये भी रिड्यूस हो सकती हैं। एग्जांपल आप देख सकते हैं 1000 करोड़ सीज किया गया है 2024 के लोकसभा जब इलेक्शंस हुए थे, तो इलेक्शन कमीशन ने काफी ज्यादा सीजर्स कहीं करे हैं। तो ये जो माल प्रैक्टिसेस हैं ये भी रुक जाएंगे, क्योंकि रुक तो नहीं जाएंगी बट एग्जैक्टली आप ये कह सकते हैं ये रिड्यूस हो जाएंगी। क्यों? नहीं तो क्या होता है, लोकसभा के इलेक्शंस आते हैं, फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के आते हैं, जिसकी वजह से ये माल प्रैक्टिसेस चलती रहती हैं। नहीं तो क्या होगा, 5 साल तक गवर्नेंस पे ज्यादा फोकस किया जाएगा और ये जो माल प्रैक्टिसेस है ये रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। सो ये आपको एडवांटेज देखने को मिलता है। नेक्स्ट एडवांटेज है ऑप्टिमाइज्ड यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस। नहीं तो सिक्योरिटी फोर्सेस को भी कहां पर लगाना पड़ता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इलेक्शंस में लगाना पड़ता है। अब बार बार उनका फोकस किस पे चला जाता है, इलेक्शन सिक्योरिटी में चला जाता है। तो इसकी वजह से भी आप देख सकते हैं ऑप्टिमाइज्ड यूटिलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। एग्जांपल भी दे रखा है, देखिए 3.4 लाख सीएपीएफ दे वर डिप्लॉयड इन 2024 इलेक्शंस। तो जैसे ही लोकसभा के इलेक्शंस खत्म होते हैं फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं ये हमेशा टाइड अप रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मिनिमाइजिंग डिसरप्शंस फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी पे भी एक तरह से डिसरप्शंस जो है वो मिनिमाइज होंगी। एंड लास्ट एडवांटेज आप देख सकते हैं एक तरह से ग्रेटर अलाइनमेंट होगी डेवलपमेंटल गोल्स के लिए। तो जैसे आप देख सकते हैं एक्सेलरेटेड जीएसटी रोल आउट ड्यू टू सेंट्रल स्टेट कोलैबोरेशन। तो अगर सेंटर और स्टेट में कोलैबोरेशन होगी, जैसे जीएसटी ने काफी ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं बूस्ट अप किया है, जीएसटी की जो रिसिप्ट्स हैं वो काफी ज्यादा आपको बूस्ट अप होती हुई दिखी है, वो क्यों हुई, जब सेंटर और स्टेट ने कोलैबोरेट किया है। तो अगर यहाँ पर हम सेंटर और स्टेट को कोलैबोरेट करेंगे तो इफेक्टिव मेजर्स हम गवर्नेंस में देख सकते हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंटल गोल्स हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे। सो दीज आर दी एडवांटेजेस। ना ऑब्वियस ही बात है कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो पहला देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज। देखिए ये करना कोई आसान बात नहीं है,
क्योंकि यहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी जो कि इट इज वेरी वेरी टफ। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सिंक्रोनाइज करने के लिए आपको अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी आर्टिकल 83 में, आर्टिकल 85 में, 172 में और 356 में। अब इसकी वजह से लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं और यहाँ पर रिस्क भी आपको देखने को मिलेगा कि जो आर्टिकल 356 है विच इज प्रेसिडेंट्स रूल, इसको मिसयूज किया जाएगा, राइट। ऐसे ही पोटेंशियल थ्रेट है फेडरलिज्म को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सेंटर है वो पावरफुल आपको होती हुई दिखेगी, जो स्टेट रीजनल पार्टीज हैं उस पे एक घात आपको होता हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ प्रोमिनेंस में कौन आ जाएगा? नेशनल पार्टीज प्रोमिनेंस में आ जाएगी। ठीक है, तो एक फेडरलिज्म पे आप देख सकते हैं खतरा है। जैसे आप देख सकते हैं 2019 के जो लोकसभा और ओडिशा असेंबली इलेक्शंस है, दे वर फोकस्ड ऑन नेशनल टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस हो गया था, जिसकी वजह से आपको ओडिशा में भी बीजेपी की सरकार देखने को मिली। सो इसीलिए कहा जाता है कि जो स्टेट रीजनल पार्टीज है ना, उस पे आपको एक डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा वन नेशन वन इलेक्शन का। दूसरा, लॉजिस्टिकल एंड ऑपरेशनल चैलेंजेस। अब भाई आपको ईवीएम्स चाहिए होंगे, आपको वीवीपैट चाहिए होंगे, कितने लार्ज नंबर में, क्योंकि आप साइमल्टेनियस इलेक्शंस करा रहे हो। नहीं तो क्या होता है, बाय एंड बाय इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा के खत्म होते हैं फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के शुरू होते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, अब आपको ज्यादा से ज्यादा ईवीएम्स और वीवीपैट्स लेने पड़ेंगे, तो कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो लॉजिस्टिकल और ऑपरेशनल चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। सो आप देख सकते हैं 10,000 करोड़ यहाँ पर स्पेंड करना पड़ेगा ईवीएम प्रोक्योरमेंट में, एंड इट हैज टू बी रिप्लेस्ड एवरी 15 ईयर्स। ठीक है, सो ये काफी ज्यादा बड़ा खर्चा आपको देखने को मिलता है। डिस्ट्रप्शन देखने को मिलेगी डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी की। अब क्या होता है, जैसे ही लोकसभा के इलेक्शन खत्म होते हैं वैसे कोई ना कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन आ जाते हैं, अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है, सरकार को जवाबदेही देनी होती है, तभी वहां पर जो लोग हैं वो उनको वोट डालेंगे। तो जो सरकार है वो हमेशा अपनी टोज पे रहती है कि परफॉर्मेंस करेंगे तभी वोट्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगी। नहीं तो क्या होगा, अगर 5 साल के बाद आपको इलेक्शंस देखने को मिलेंगे, भाई 5 साल जो सरकारें हैं, अगर सरकार बन गई तो वो आराम से बैठ जाएगी, ठीक है यार 5 साल बाद इलेक्शंस आएंगे, उसके बाद देखेंगे काम करना है कि नहीं करना। तो यहां पर क्या है, एक तरह से अकाउंटेबिलिटी ना रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, सो यहां पर ये डिसएडवांटेज आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे ही डिसएडवांटेज की अगर बात करते हैं तो प्री मैच्योर डिसोल्यूशंस आपको देखने को मिलेंगे। ऑब्वियसली बात है, जब सिंक्रोनाइजेशन करनी पड़ेगी तो कहीं ना कहीं आपको प्री मैच्योर डिसोल्यूशंस का भी क्राइटेरिया देखना पड़ेगा ना। मान लो यहाँ पर हम मानते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, 2025 में साइमल्टेनियस इलेक्शंस करवाए जाते हैं, जहां पर लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के दोनों के इलेक्शंस होते हैं। अब मान लीजिए ओडिशा की जो सरकार है वो बनती है, लेकिन 1 साल में डिसॉल्व हो जाती है। अब जो नई सरकार बनेगी, क्या उसको 5 साल मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। अब उसको कितने साल मिलेंगे? सिर्फ 4 साल ही मिलेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं डिसरप्शंस काफी ज्यादा देखने को मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर पॉलिटिकल रेजिस्टेंस है। अब कौन सी स्टेट पार्टी चाहेगी कि वन नेशन वन इलेक्शन को इंट्रोड्यूस कर दो, तो यहाँ पर आपको पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शंस काफी ज्यादा देखने को मिलेंगी। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो खुद ही राजी नहीं होंगी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। ठीक है, डिलेड इलेक्टोरल जस्टिस एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो यहाँ पर एक तरह से क्या है, ये एक तरह से बॉटलनेक्स क्रिएट कर देगा जुडिशरी के लिए। अब इलेक्शन पिटिशंस बहुत ज्यादा दायर करे जाएंगे और वहां पर आपको डिलेज देखने को मिलेंगे। सो दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस दैट आर रिलेटेड विद वन नेशन वन इलेक्शन। नाउ व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड, हम दूसरी कंट्री से क्या सीख सकते हैं वो देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इंडोनेशिया में यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन को इन्होंने अडॉप्ट किया था 2019 में। यहाँ पर साइमल्टेनियस इलेक्शंस करवाए जाते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और लेजिस्लेटिव बॉडीज के। और 2024 की अगर बात करते हैं तो सक्सेसफुली कंडक्टेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल डे इलेक्शंस। तो इंडोनेशिया का एग्जांपल यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। 2024 में उन्होंने साइमल्टेनियस इलेक्शंस करवाए और सक्सेसफुली करवाए। तो यहां से भी हम एक तरह से एग्जांपल्स दे सकते हैं। दूसरा, साउथ अफ्रीका की अगर बात करते हैं तो वहां पर भी आपको साइमल्टेनियस इलेक्शंस देखने को मिलते हैं, नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के। सेपरेट 5-year साइकिल फॉर म्युनिसिपल इलेक्शंस आपको देखने को मिलता है। ऐसे ही स्वीडन में भी आपको प्रोपोर्शनल इलेक्टोरल सिस्टम देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, वहां पर प्रोपोर्शनल इलेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस करवाए जाते हैं पार्लियामेंट के, काउंटी के एंड म्युनिसिपल काउंसिल्स के एवरी 4 years। वहां का टेन्योर कितना रहता है? 4 साल का रहता है। तो ये आपको प्राइम एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं, प्राइम कंट्रीज हैं जहां पर साइमल्टेनियस इलेक्शंस को कंसेक्यूटिवली होल्ड भी किया गया है और सक्सेसफुली होल्ड किया गया है। ठीक है, सो यहां से हम एक तरह से सीख सकते हैं, राइट। नाउ यहाँ पर हम देख लेते हैं, आपको देखने को मिलता है विच इज द कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन हो सकती है? देखो, एक ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट तो चाहिए, लेकिन हाँ, ये नहीं हो सकता कि आज आप कहो कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस को एकदम से इंप्लीमेंट कर दो। इट नीड्स टाइम। बाय एंड बाय यहाँ पर एक्सेप्टेंस की जरूरत है। बाय एंड बाय यहाँ पर जो लोग हैं उनको अवेयर करने की जरूरत है कि किस तरह से यहाँ पर शिफ्ट लाया जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट इंप्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स क्या है, पहले प्लानिंग करो, फेज्ड अप्रोच लेके आओ, लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स करवाओ एंड सो एंड सो फोर्थ, तभी यहाँ पर चीजें सक्सेसफुल हो पाएंगी। तो एक तरह से हमें क्या चाहिए, कोहेसिव और फंक्शनल इलेक्टोरल सिस्टम चाहिए। हम यहाँ पर डिसरप्शन नहीं चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कि अगर आप अडॉप्शन करना चाहते हैं तो अडॉप्शन कैसा हो, एक प्रॉपर वे में हो, एक सिंक्रोनाइज्ड वे में हो, जिससे कि कोई भी डिसरप्शंस आपको देखने को ना मिले। ठीक है, सो दिस इज द कंक्लूजन। नाउ अब इसको लिंक कैसे करें, देखो हमेशा जो भी आपके करंट अफेयर्स हैं, एज आई ऑलवेज टोल्ड यू, चाहे सर्वाधार सीरीज हो चाहे प्रतिबद्ध सीरीज हो, मैंने आपको हमेशा बताया है कि करंट अफेयर्स की बैकवर्ड लिंकेजेस बहुत जरूरी हैं। अगर आप करंट अफेयर्स को स्टैटिक पोर्शन से नहीं जोड़ रहे हैं तो इवेंचुअली करंट अफेयर्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जज करना पड़ेगा। अब जैसे वन नेशन वन इलेक्शन की बात की है, अब आपको देखना पड़ेगा कि भाई प्रीलिम्स में क्या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं, क्या मेंस में इस तरह के कोई क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो दैट वी विल सी। ठीक है, तो 2017 का आपको प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आप देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चन देखने को मिलता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5-member body. The Ministry of Home Affairs decides the election schedule for the conduct of both general elections and the by-elections. Election Commission resolves the disputes relating to splits, mergers of recognized political parties. आपको correct statements बतानी है, बहुत simple से statements आपको देखने को मिलते हैं, 1 and 2, 2 only, 2 and 3 only, or is it 3 only? Now, is it a 5-member body? As you know, it is a 3-member body, जिसमें आपको Chief Election Commissioner और 2 ECs देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या बन जाता है, आंसर इज डी, राइट? सो दैट इज थर्ड ओनली, क्योंकि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड करती है। नो, ऑब्वियस ही बात है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स यहाँ पर डिसाइड नहीं करती, इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है कि कब यहाँ पर इलेक्शंस होल्ड करवाए जाएंगे। तो पहली दो स्टेटमेंट्स क्या हो जाती हैं, इनकरेक्ट हो जाती हैं, और थर्ड स्टेटमेंट आपको बिल्कुल ठीक देखने को मिलती है ना। अगर मर्जर की बात करी जाती है, स्प्लिट की बात करी जाती है, यहाँ पर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए कौन है, इट इज इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट हो जाता है, इट इज थर्ड। Now this particular question was asked in prelims 2017. Now it is linked with the elections, right? ऐसे ही मेंस 2017 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन भी साइमल्टेनियस इलेक्शंस पे ही पूछा गया है। तो अगेन ये टॉपिक क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको यहीं से जज करना पड़ेगा कि भाई ये करंट अफेयर है, अब ये करंट अफेयर पूछा गया, दैट मींस इट इज रेलेवेंट फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। ठीक है, तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस टू द लोकसभा and state legislative assembly will limit the amount of time and money spent but electioneering, but it will reduce the government's accountability. अभी हम पढ़ के आए हैं, यहाँ पर कॉस्टिंग तो रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम किसकी आएगी, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। क्योंकि नहीं तो क्या होगा, सरकार बन गई, 5 साल के लिए भूल जाएंगे ये लोगों को, नहीं तो क्या है, बार बार इनकी अकाउंटेबिलिटी आपको देखने को मिलती है। तो अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखनी है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये 2017 में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपीएससी का। अब क्या कर सकते हैं आप इसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो प्लीज डू अटेम्प्ट इट, क्योंकि यहीं से आपको पीवाईक्यूज को तभी गाइडिंग लाइट कहा जाता है। वो गाइडिंग लाइट का मतलब ही क्या है कि भाई आज आपको साइमल्टेनियस इलेक्शंस देखने को मिल रहे हैं, 2017 में पूछे गए हैं, हाई प्रोबेबिलिटी कि प्रीलिम्स मेंस दोनों में ही पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, सो दिस वाज द टॉपिक ऑल अबाउट द टॉपिक व्हिच वाज इन लाइमलाइट। एंड लाइमलाइट के साथ साथ इसकी बैकवर्ड लिंकेजेस इंपॉर्टेंट है। क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं, क्या दोबारा ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दैट इज द पॉइंट, राइट? सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।